अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम सच की तलाश में निकले थे, लेकिन सच की तलाश तो तब हो जब सच बोला जाए। और सच बोलने के लिए ज़रूरी है कि सच सुनने वाले भी हों, और सच सुनने वालों के लिए ज़रूरी है कि सच को आगे लेके जाके उसको और मज़ीद पुख्ता करने वाले भी हों। यहाँ पे तो झूठ के भी पाँव नहीं और सच तो सिरे से है ही नहीं। और जहाँ पे सच है वहाँ पे कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है उसको कहते हैं कि वो बोलता है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत और इक़्तिदार जो साथ साथ चलने चाहिए, वहाँ पर हो ये रहा है कि जो इक़्तिदार से बाहर है वो जमहूरी हो जाता है, और जो इक़्तिदार में आता है वो अपनी जमहूरियत की जंग, जमहूरियत के लिए जंग जो लड़ रहा होता है उससे दस्तबरदार हो जाता है। अजीब मुल्क है, लेकिन मुल्क अजीब होने के साथ साथ फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ही गरीब हो गई है। और उसके लिए हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं। खुद मुख्तारी की बात क्या करेंगे, क्योंकि आज बार बार शहबाज शरीफ साहब जब सेनेटर्स से मुलाकात कर रहे थे और बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया हमारे बारे में क्या सोचता होगा, चीन हमारे बारे में क्या सोचता होगा, कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो सकते, दुनिया हमारे बारे में क्या कहती होगी। तो दुनिया तो आपके बारे में ये भी कहती होगी कि आप लोगों के यहाँ ये क्या रिवाज है कि जो भी सियासत से निकलता है वो फौज को या एस्टैब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देता है, कभी अपनी गलती मानता नहीं। और करप्शन अगर है तो क्या इस कदर करप्शन है कि मुल्क इस तरह से गरीब हो गया है? और अगर ये करप्शन का ही मामला है तो फिर नैब में तरामीम किसको इस्तिस्ना दे रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनमें शामिल है। जो केसेस जो बुनियाद थे, इमरान खान साहब को शायद उनके खिलाफ कोई केस लग जाता अगर इजाज़त मिलती तो। और उसके साथ ही साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो हमारी हुकूमत है ये अपने 14 माह मुद्दत जो है वो मुकम्मल करेगी। अब पूछना यह है कि ये 14 माह की जो अश्योरेंस आ गई है वो क्या उस सिक्योरिटी मीटिंग में आई है जहां पर पेशावर के चीफ भी मौजूद थे, जो कोर कमांडर हैं, और जहां पे इमरान खान साहब छुपे रहे थे? क्या अश्योरेंस वहां से भी आ गई है? क्या मामला तय पा गए हैं सिर्फ तालिबान के साथ या इमरान खान साहब के साथ भी? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब जाहिर है कि $2 अरब हमारे पास आ रहे हैं चीन से, जिसकी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डॉलर की कीमत कम हुई है, आलमी मंडी में पेट्रोल और खुर्दनी तेल की कीमत कम हुई है। लेकिन ये हमारे लिए कितनी रिलीफ का बायस बनेगी ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, या मिफ्ता इस्माइल साहब बताएंगे। आज बहरहाल उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। 25,000 अरब रुपए का कर्जे पे आप आए थे और 45 पे छोड़ के गए, यानी कि 3.25 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया। तो फिर आप कैसी बात कर सकते हैं खुद मुख्तारी की, जब हर जगह जाके आप लोन ले रहे हैं, हर जगह जाके आप इसको कभी पैकेज बोल देते हैं, कभी डिपॉजिट बोलते हैं, तो फिर कौन सी खुद मुख्तारी है? असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब बजट खसारे यहाँ पे खत्म होंगे। असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब आप पैसे आपको लोन नहीं लेने पड़ेंगे। तो हमने पहला बहुत बड़ा मुस्बत कदम उठाया। पाकिस्तान की तारीख में इतना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बजट नहीं आया अल्लाह की मेहरबानी से, जिसके अंदर आज हमने ये किया है। उसके बाद जिस नहज पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। जो हमें भाषण देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो ये तो देख लें कि वो इकॉनमी को किस हाल में छोड़कर गए थे। लेकिन वो जिस हाल में छोड़कर गए थे उस हाल का तो आपको भी पता था। लेकिन चलें, हाल अहवाल तो होते ही रहते हैं, मईशत में तो तंगी आ ही जाती है। लेकिन गरीब को पीसिए, गरीब को और गरीब कर दीजिए। आपने पहले भी अवाम के बारे में कहाँ सोचा है? अभी भी नहीं सोचिए। आगे जाके अगर हालात खुशगवार हो जाएं तो थोड़ी सी नजर करम उन पर भी डाल लीजिएगा। लेकिन तब तक आप लोग अपने टग ऑफ वॉर में ज़रूर जारी रखें उसको, क्योंकि हम यहाँ पर आपसे सच पूछते रहेंगे और आप हमें अवॉइड करते रहेंगे। और गर्दन में सरिया तो ऐसे आता है जब हुकूमत में आते हैं लोग कि फिर वो एक चैनल के बजाय दूसरे चैनल में जाना नहीं चाहते। और सख्त सवाल पूछने की जरूरत मत कीजिए, क्योंकि यहाँ सच ना सुनने की किसी में हिम्मत है ना सच बोलने की। इसलिए आप सच बोलते रहिए, लेकिन फिर आप ही सच बोलेंगे और आपको फिर गलत करार दे दिया जाएगा, क्योंकि झूठ का बाजार गर्म है और सच यहाँ कोई नहीं बोलता। लेकिन मेरे साथ आज कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर हैं JUIF से, और मुझे ये यकीन है कि ये हमेशा सच बोलते हैं, या बोलते हैं तो पूरा सच बोलते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आगाज में आपकी तारीफ तो कर चुकी हूँ और दिल से आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ, ये आप भी जानते हैं। मैं चाहूंगी आप एक क्लिप सुनिए जो कल फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, फिर इस पर हम बात करते हैं। कि पॉलिटिक्स का प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल है? वो ये उधर होगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की सियासत में वो एपॉलिटिकल है? नहीं, कोई एपॉलिटिकल नहीं है। देखें, वो तो पॉलिटिकल प्लेयर है पाकिस्तान में, ये फैसला करना है उन्होंने अपना। देखें, एक और इशू है, पाकिस्तान की जो 70-75 साल की जो तारीख है उसमें फौज और जुडिशरी दोनों
पॉलिटिकल प्लेयर है ये। ऐसे ही अब हम कहें कि नहीं पॉलिटिकल प्लेयर अलहदा बात, दिल बहलाने को दिल बनाने के लिए हम कहना शुरू कर दें। मतलब जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी इन्होंने, ये तो जुल्म की हद है, कोई मजाक थोड़ी है इन्होंने जो किया। अब कामरान मुर्तजा साहब ये फरमा दीजिएगा, जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनकी पार्टी एफिलिएशन क्या है, छोड़ दीजिए उनकी नीयत क्या है, छोड़ दीजिए उनका एजेंडा क्या है, जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। वो कब से इनकलाबी हो गए? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो इनकलाबी कब से हो गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जब इनकलाबी सर खम कर देते हैं तो वो सर खम क्यों करते हैं सर? तो फिर सर खम करने वाले भी इनकलाबी हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर दोनों ट्रू वे ट्रैफिक है। उसमें ये है ना कि जितने भी इनकलाबी जो थे, जब अपना सोवियत यूनियन का दौर था, तो वो सारे फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो सारे जो ना उन्होंने जो उनके नजरियात थे वो उन्होंने तर्क कर दिए थे। बहुत जल्दी जो ना वो जाके फिर दूसरे कैंप में जाके मिल गए अल्टीमेटली, और अभी सारे वो दूसरे कैंप को जो ना वो सपोर्ट करते हैं। तो ये भी बड़ी जल्दी इन्होंने जो ना इनकलाब की तरफ चले गए। अभी मेरा ख्याल है पुराना माजी तो मेरे भाई का जो है वो साथ साथ था। अब चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अगर जब इस्लाम ले आए। चलें ये बता दें कि इस्लाम तो ये ले आए, लेकिन जो इस्लाम ला के कुछ तब्दील हो गए उनका क्या कहिए? क्योंकि इस तरह की बातें तो थोड़े अरसे, कुछ महीने ही गुजरे होंगे। मौलाना साहब भी कर रहे थे, मरियम नवाज साहिबा भी कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब भी नाप तोल के कर तो रहे थे, जरदारी साहब भी कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे थे। अब ये तमाम तर रवैयों में तब्दीली तो आई है। तब्दीली इक़्तिदार की वजह से आई है? मौलाना साहब तो इक़्तिदार में नहीं है ना उस तरह, ऐसा अगर आप कह लें ठीक है, उनका बेटा हो सकता है, उनकी पार्टी के लोग हो सकते हैं, मगर अभी तक तो वो प्रो स्टैब्लिशमेंट तो आप उनको नहीं कह सकते। वो अगेंस्ट स्टैब्लिशमेंट भी उस हद तक नहीं जाते, बिल्कुल आखिरी हद तक नहीं जाते, मगर प्रो स्टैब्लिशमेंट भी जो है ना वो उस वक्त तक नहीं, उस हद तक नहीं गए हैं जिस हद तक जो है ना वो मेरे ये भाई चले गए। ठीक है, अच्छा ये फरमा दीजिएगा कि ये आज हम सुन रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा बन सकता है इमरान खान साहब पे। सर ये जो नैब की तरमीम हुई है, ये ना सिर्फ ये कि इस्तिस्ना देता है या लेवरेज देता है या लीनियंसी ऑफर करता है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जो इक़्तिदार में इस वक्त मौजूद जमाते हैं, चले उनको तो ये इस्तिस्ना मिलता है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आप कोई केस नहीं लगा सकेंगे, जिसके बारे में हमने बड़ी गुफ्तगू की है। वो तोशा खाना रेफरेंस हो, वो ये ज़मीनों की बात हो, फरागोगी की बात हो, खातून अव्वल जो थी उनके तस्दीक शुदा सिग्नेचर्स हैं एक डॉक्यूमेंट पे, एक निजी बिजनेसमैन के साथ गुफ्तगू है, टेलीफोन कॉल है। अब चलें, अब ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, तो इस प्रोपेगेंडा को आप लोग लाए क्यों सामने? अगर यही करना था तो क्या अभी इजाज़त नहीं है खान साहब पे कोई केस बनाने का, या केस ही नहीं है? मेरा ख्याल है कि उन पे इसके जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हो सकते हैं इस वक्त इन हालात में तो खान साहब हैं। वजह उसकी ये है कि अगर गवर्नमेंट में बैठे लोगों ने जो है वो कोई बेनिफिट लेना है तो वो तो मैन बिहाइंड द गन होता है। वो तो इस कानून में भी जो है ना वो बैठे बैठे इसका बेनिफिट ले सकते थे। जैसे पुराने कानून में, पुराने नैब में जावेद साहब की मौजूदगी में वो सारे खान साहब और उनके लोगों को बेनिफिट मिलते थे। तो अब जब लोग पावर में होते हैं तो वो पावर में तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। हमारे यहाँ तो जो लोग पावर में नहीं होते हैं उनको राइटली या रॉन्गली जो है ना उनको जो है ना वो रगड़ा लगाया जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कि इस कानून का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को मिलेगा। अब ये मुझे पता नहीं है, ये मेरी हैसियत नहीं है कि ये जो है ना तय ये हुआ है कि उनके खिलाफ अभी केसेस बनाने हैं या नहीं बनाने, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ। लेकिन ये आपको लगता है दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्ता तौर पर ये रिलीफ ऑफर कर दिया है इमरान खान साहब को? ना दानिस्ता तो कुछ भी नहीं होता ना, चीज़ें जो है ना पॉलिटिक्स में हर चीज़ दानिस्ता होती है। और अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वो क्या माइंडसेट, मगर इतना सादा तो पॉलिटिक्स में भी कोई नहीं होता ना। तो जो कुछ हुआ होगा वो कॉन्शियस माइंड के साथ हादसाती सियासत है पाकिस्तान की, कुछ भी हो सकता है सर, हादसे तो होते ही रहते हैं, ये भी हादसा ही होगा। अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब ये कह रहे हैं काबीना अगर मंजूर जी 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 हाँ बताइए सवाल के लिए।
जी, मैंने कहा कि ये जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि काबीना अगर मंजूरी दे दे तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रॉपर केस बनाया जा सकता है। ये काबीना की मंजूरी लेना मुश्किल कैसे हो गया क्योंकि सब एक पेज पर हैं? क्या ऐसा है कि सब एक पेज पर ना हो? ये मुमकिन हो सकता है। वो अपना नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है ना वो कहा करते थे, मुझे मौलाना ने ये बात कोट की, उन्होंने कहा कि तहरीकों में जो है ना वो अकेले तहरीक चलाना जो है ना वो एक पार्टी के बस की बात नहीं होती, वो मुश्किल काम होता है। और हुकूमतों में जो है ना वो एक से ज़ायद पार्टियों का चलना वो फिर मुश्किल काम हुआ करता है। तो ये हो सकता है, ये मुमकिन है। ये मिसाल जो है ना यहाँ पे भी सादिक आती हो कि लोगों ने एतराज़ किया हो कि आप केसेस ना बनाइए। ज़ाहिर है आज के बाद कल भी तो होता है ना। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि ये जो बात हो रही है इस हवाले से कि ये हुकूमत अब 14 माह की मुद्दत मुकम्मल करेगी, अब ये शहबाज शरीफ साहब ने आज क्लैरिटी दी है। अब ये क्लैरिटी ज़ाहिर है कल इन कैमरा सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई है उसमें सामने आई है, तो आपको लगता है कि कोई एश्योरेंस दी गई होगी उनको कि आज उन्होंने बड़ा बाज़ाब्ता कॉन्फिडेंटली बता दिया? क्योंकि पहले तो ज़ाहिर है कोई सीधी बात नहीं हो रही थी। और क्या आप लोगों को भी, आपने आपको अदना कह रहे हैं कारकुन, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप बड़े सीनियर हैं, तो क्या आप लोगों से ये बात अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे आज से पहले कि ये कितनी मुद्दत चलेगी ये असेंबली? नहीं, इससे पहले ये बात डिसाइड हो गई थी। इसका कल की मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे पहले ये डिसाइड हो चुकी थी। एश्योरेंस के बारे में नहीं कह सकता, मगर जिस वक्त मुश्किल फैसले किए गए थे पेट्रोल के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, तो उससे पहले आप देखिएगा एक गैप है जिसमें मुश्किल फैसले नहीं किए जा रहे थे। तो मुश्किल फैसले न करने की वजह यही थी कि अगर हमने इमीडिएटली जाना है उसके बाद तो हम फिर क्यों ये जो ना ये बोझ उठाएं। और जब ये बोझ उठा लिया तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें सेटल हो गई होंगी उसी वक्त। अच्छा सर, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, हमें कहा जाता है ये झूठ पे मबनी है, वो यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न तो वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जब सीधे जा रहे होते हैं कोई रोड ब्लॉक आ जाता है, फिर वो यू टर्न लेनी पड़ती है, फिर वो अगला खुला रास्ता देखते हैं। अब जैसे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, अब ये नायब के हवाले से वो जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। पंजाब का मसला आपके सामने है, वो कह रहे हैं सब इल्लीगैलिटीज़ हैं, लाहौर हाई कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर रही। एक अजीब माहौल है, अब उनको डेट भी नहीं मिलेगी। तो आप क्या समझते हैं, हमें मजीद कितने दिन और तज़ब्ज़ुब का शिकार रहना पड़ेगा? सूबाई हुकूमतों को भी, फेडरल को भी, IMF तो चले हमने उनको कन्विंस कर लिया, अगर उन्होंने कोई और शर्त ना लगाई तो आप क्या समझते हैं ये तमाम चीज़ों का हल क्या है? और वो जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनको स्टॉप नहीं किया जा रहा। कल वो जिस तरह एक निजी होटल में बैठ के उन्होंने बातें की हैं, ये बात तो सर नवाज शरीफ साहब करते, या पता नहीं अब पैमरा ने आप लोगों को इतनी इजाजत दे दी है, या आपको इतनी इजाजत है कि कम से कम नवाज शरीफ साहब भी अगर आज बोलें तो हम उनको चला सकते हैं, या ये इजाजत भी अभी नहीं है? नहीं, वो जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की ये सारी बातें चल रही हैं तो वो अपने को मजीद ख़राब करा रहे हैं। इमरान साहब की जो ना क्वालिफिकेशन क्या थी, इमरान साहब जो है ना उनकी वही इसी बैसाखियों पे आए थे ना, वो उनकी मेन क्वालिफिकेशन थी। अब अगर उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो उन्हीं को मजीद नाराज़ कर रहे हैं। अगर पहले नाराज़ थे भी तो नाराज़ कर रहे हैं तो करते जाए, हमारा क्या जा रहा है। नाराज करते हैं तो करते चले जाएं, लेकिन वो सर ये आपके नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ये सोच रहे थे नाराज कर रहे हैं तो करते चले जाएं, उनको रोकने की क्या जरूरत पेश आई थी फिर? नहीं, नवाज शरीफ तो एक हद तक गए थे, वो लिमिट तक गए थे, वो लिमिट्स में थे। ये जो है ना ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इनकी ज्यादा है शायद, तो इनको शायद ये तो जो हुदूद पार कर जाए उसको मत कुछ कहें, जो हुदूद के अंदर रहकर करे, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, अली वजीर हो, असद अली तूर हो, और सहाफ़ी हजरात हो, हामिद मीर हो, तो उनको आप अंदर कर दें। लेकिन क्योंकि ये हुदूद से बाहर हैं तो इनको खुला रहने दें। नहीं, वो हुदूद से बाहर वो उनका अपना वो इस वक्त नुकसान कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बाकी तो इतना उनका वो नहीं है। इमरान खान चूँकि पार्टी के हेड हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और जाहिर है वो फिर उसका आप मेरे साथ जो है ना मुआवजा नहीं कर पाएंगे, दूर साहब के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, अपने साथ। हम जब होंगे तो वो हमारी कोई और क्लास होगी, उनकी कोई और क्लास है, तो वो उसमें जो है ना जो वो कर रहे हैं वो अपना केस ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं शायद इस वक्त। मतीउल्लाह जान और मैं, ठीक है, आखिर में ये बता दीजिएगा कि नहीं सर, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रही, मैं तो आपको पता किसी गिनती में ही नहीं हूँ, मैं तो किसी लिस्ट में नहीं हूँ।
अच्छा सर, ये बता दीजिएगा आखिर में, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मुआहदा तय पा गया है जिसकी इन्फॉर्मेशन या जिसकी अब आपको डिस्क्लोज कर दिया गया है, तो अब ये डिस्क्लोज करने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, जैसे आज रजा रब्बानी साहब ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि अब ये मामला अगर आता है पार्लियामान में तो हमारे पास तो कोई हक ही नहीं होगा कि हम इसमें कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स कर सकें, तो ये तो एक पकी पकाई चीज़ आपको मिल जाएगी और आपको उस पर सरखम करना पड़ेगा। तो सर, ये मुल्क की सिमत दुरुस्त करना मकसद था ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और इस वक्त जो हुकूमत में आए हैं या इक़्तिदार में आए हैं, इनका असल मसला सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं था ना, वो तो था कि आइन की पामाली ना हो, आइन की खिलाफ वर्जी ना की जाए, कानून की हुक्मरानी हो और इस मुल्क की सिमत को ठीक रखिए, फैसले पार्लियामान में हो। तो आज भी ये कहना ठीक होगा कि ये नहीं हो रहा? भी ये सारी बातें ठीक हैं और ये सारी बातें हम करते हैं, मगर हम उस वक्त तक करते हैं जब तक हम अपोजिशन में होते हैं, और यही इस कौम का अलमिया है। हम पूरा सच नहीं बोलते, हम आधा सच बोलते हैं, और उस वक्त तक बोलते हैं जब तक हमारे मफाद में होता है, और यह हमारे मफाद में नहीं होता। जिस दिन हमने ये चीज़ें, ये डायरेक्शन ठीक कर ली, उस दिन ये मुल्क जो अपनी पटरी पर चढ़ जाएगा और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मगर इस वक्त अगर गलत बात कर रहा है, कोई ठीक नहीं चल रहा, तो वो मैं हूँ, आप हैं या हमारे जैसे लोग हैं, ये इस मुल्क का नहीं है। तो मतलब मायूसी ही नजर आती है। ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। यहाँ पर लेंगे वक्फा, और कामरान साहब सॉरी आपको पोजीशन में डाल दिया, तो मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे तो यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे, हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करेंगे। पंजाब में 20 मुनहरिफ अरकान के इलेक्शन होने जा रहे हैं और सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर मुतनाज़ बना दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने अगर कुछ ना किया तो वो फिर इलेक्शंस में धांधली की बात कर चुके हैं। आगे अब कितना हमने धांधली सुननी है, कितने हमने खुद मुख्तारी सुननी है और कितनी मुल्क की सालमियत के लिए खामोश रहना है, वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक टू गूंज, और अब हम बात करेंगे जी यावर बुखारी साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, यावर साहब, एंड ऑफ कोर्स शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई पंजाब के, 2 दफ़ा एमपी पंजाब रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया शुएब सिद्दीकी साहब आपका भी। मैं शुएब साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मामलात अब आपके सामने हैं। अब 20 मुनहरिफ अरकान के अब वो इलेक्शंस में जा रहे हैं। अब ये बहुत सारी तादाद जो है उनमें ऐसे लोगों की है जो कि एज इंडिपेंडेंट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। तो फिर वो जो खान साहब कहते हैं कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी या आपने ज़मीर फरोशी कर दी, तो वो तो खैर अब अलग बात हो गई, और आपने मेरे नाम पे वोट लिया तो वह तो डजंट अप्लाई टू मोस्ट ऑफ देम। लेकिन आप ये बताएंगे कि पंजाब की सियासत को आप भी बेहतर समझते हैं, ये जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, ये जो टग ऑफ वॉर है, इसमें अब ये ज़िमनी इंतखाबात, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक जिस तरह का एक तासुर दे रहे हैं इमरान खान साहब, और फयाजुल हसन चौहान साहब भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के अफसरान की तो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं नून लीग वाले। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी हो गई है और अब वो अपने अपने कैंडिडेट्स रख रहे हैं। अब उनकी रीजंस मैं हसन मुर्तज़ा साहब से लूंगी, लेकिन आप एक समराइज कर दीजिए इस वक्त सिचुएशन, क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमने जो इस वक्त 2 ट्रेलर्स देखे हैं, एक कराची में और एक दूसरी, मतलब उसमें तो एक वायलेंस का आंसर बहुत ज्यादा था, फिर जाहिर धांधली, मतलब ये हम कब तक सुनेंगे अब ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना अपनी सियासत का जो आगाज़ था ना, जो धरने का था, वो धांधली से शुरू किया था कि 4 हल्के खोल दें, धांधली हो गई, और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अब ये 2022 के अंदर 17 जुलाई को इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। तो क्या धांधली, कितने को % धांधली? मेरे भाई यावर बुखारी साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, इस वक्त सिटिंग MP हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी बैठे हैं, हम लोग भी इलेक्शन में रहते हैं। धांधली तो कोई 1% 2% है कि जिसकी कोई फेवरेटिज्म हो जाती है, ऐसे नहीं है कि धांधली हो गई। अब क्या तहरीक इंसाफ ने अगर 3.5-4 साल काम किया है तो फिर इन्हें किस चीज़ का डर है धांधली हो जाएगी? क्या डब्बे उठाए जाएंगे? इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये बार बार कह रहे हैं, ये वही इलेक्शन कमिश्नर है ना जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, बड़ा काबिल शख्स है, इसको हम लेके आए हैं और ये डिलीवर करेगा, सारा कुछ करेगा। और जब इलेक्शन कमीशन इनके हक में फैसला दे दे
तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है। वो 20 लोगों के बारे में जब इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन दे दिया कि वो अपना वोट नहीं कॉस्ट कर सकते हैं, उनको मुनरफ कर दिया गया, उनको डी-सीट कर दिया गया, तब इलेक्शन कमिश्नर जो कि बहुत ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई फॉरेन फंडिंग का फैसला कर लेता है तो आप वक्त से पहले कैसी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अब इन्हें इलेक्शन में हार नजर आ रही है। अब आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब जलसे भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जो शख्स 4 साल इस सूबे का वजीर आला रहा है वो आपको कहीं नजर आ रहा है? उसको तो आना चाहिए था ना कि मेरी 4 साल की ये कारकर्दगी थी, मेरा सारा कुछ था। अब इन्हें इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं तो सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मीडिया पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी धांधली होगी। क्यों धांधली होगी? आपके पास अवाम के पास जाने के लिए कोई काम ही नहीं है, कोई आपने किए नहीं, लोगों को कैसे माइल करेंगे? तो जो मुस्लिम लीग जो लाहौर शहर है ये वैसे जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है। ये तो मुशर्रफ दौर के अंदर भी नहीं मुस्लिम लीग नून को यहां से हरा सके थे, पंजाब के अंदर 2018 में भी नहीं आपने रहे। आजाद लोगों को आपने विद द हेल्प ऑफ जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब शामिल करके आपने गवर्नमेंट बनाई थी। इमरान खान साहब ये क्यों भूल रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में ये पंजाब नहीं जीते थे, पंजाब आ रहे थे, वफाक के अंदर भी इनकी हुकूमत नहीं थी। आपने MKM को, JUP को, दूसरे लोगों को, बाप को लेके तब अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब आपको 20 की 20 सीटें हारती नजर आ रही हैं तो आप उसको धांधली का जोर लगा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने तो फौज को भी लिख दिया है, अगर वो उसने अगर धांधली करनी होती है तो वो क्या कहता है कि आए फौज है, आप खुद इलेक्शन करवाते रहे। NA 122 का बाई इलेक्शन करवाया, आपने 154 का बाई इलेक्शन करवाया, तब जब फौज को बुलाया तो फौज किरदार ठीक अदा कर रही थी। आज आप उन दारों के ऊपर भी कर रहे हैं। तो नहायत माजरत के साथ इलेक्शन जो कि है बिल्कुल फेयर होगा, नीट एंड क्लीन होगा। इलेक्शन में तो जाना है आपने वो 1 करोड़ नौकरियां लेके जो आपने लोगों को दी थी। इलेक्शन में आपने कहना ये 50 लाख घर हैं। इलेक्शन में आपने कहना कि सेहत और निज़ाम जो तालीम था वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान था। आपने तो अपनी कारकर्दगी दिखानी है ना, तो परेशान ही हो रहे हैं। जाए जाके अपनी पब्लिक के अंदर कारकर्दगी का वोट लें। कारकर्दगी है कोई नहीं। आपने 1 महीना पहले गर्दान शुरू कर दिया है कि हम इलेक्शन हार गए हैं, हम इलेक्शन आ रहे हैं, धांधली होगी धांधली होगी। तो ये बड़ा आसान तरीका अपने आप को इलेक्शन से राय फरार करने का। अगर आपने काम किए आए मैदान के अंदर मुकाबला करें। आपने तो पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं, तो लड़े आके इलेक्शन, क्यों नहीं लड़ रहे? चलें लड़ तो रहे हैं, मगर ये जो हसन मुर्तजा साहब ने गेम कर दी है ना, ये नून लीग के साथ हाथ मिला के, हसन मुर्तजा साहब बड़ी आप लोगों ने अच्छी थिंकिंग की है, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये क्यों किया है? मतलब कौम के वसीतर मफाद में अगर आप लोगों ने अपना साथ निभाने का फैसला किया है कि आइंदा इलेक्शन से आप एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आप साथ हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस तरह से नईम साहब के लिए पूरी कैंपेनिंग कर रहे हैं, साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। मुल्तान में तो बड़ा एक कांटे का जोर, कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन ये बताइएगा हसन मुर्तजा साहब कि आपके पास क्या अपने कैंडिडेट्स थे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? ये वाइज डिसीजन थी आपकी, क्योंकि कैंडिडेट्स थे ही नहीं कि आप नून लीग के साथ उसको सपोर्ट करें, या आप समझते हैं कि आपका कोई इनपुट था इसमें या आपकी कोई कुर्बानी है इसमें? देखिए बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे वोट बैंक का, तो वो हर हल्के में मौजूद था, कहीं कम था कहीं ज्यादा था। लेकिन पिछले इलेक्शन के रिजल्ट को बेस बनाकर ये बात करना कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं थे, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादती होगी। क्योंकि पिछले इलेक्शन में सना आपने देखा कि जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया, जिस तरीके से बजरिया नैब लोगों के बाजू मरोड़ कर वफादारियां तब्दील की गई, और बिल्कुल 2018 के अंदर कम से कम हमारे 25 से 30 लोगों को हटाकर एक परसेप्शन, एक ऐसी हवा बना दी गई कि अब पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती थी। अब फिर 2 साशे तवान चली गई, अब गोंदल बिरादरान चले गए, अब नदीम अफजल चंद चला गया, अब जी शमशान बुखारी चला गया, अब जी वो इस किस्म की ना जी उसने एक हवा बना दी कि ये लोग जो है ना ये पार्टी छोड़ गए, तो अब ये पार्टी आने वाली नहीं है। इसमें हमारे वोट कम हुए, लेकिन उसमें भी कई हल्कों में हमने 10+ भी लिए, 10,000 से ज्यादा भी लिए हमने सूबाई असेंबली के हल्के में। और मैं वो रद्द नहीं कर रही, मगर मैं कह रही हूँ कि ये इस वक्त एक इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आपका कोई वजूद नहीं। हमने जो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। हमने जो नून लीग को वोट किया, हमने और नून लीग ने कल को लड़ना, ये तो किंग पार्टी है, चली जाएगी, ये तो इसका बस गुब्बारे से हवा निकल गई।
ये तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमने इलेक्शन लड़ने हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। मगर आज मुल्क की जरूरत की, आज मुल्क की इकॉनमी जहाँ पर गई कि आज जिस तबाही से हम दो चार थे, आज मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हो रही थी जब ये हुकूमत में थे। आप सारी चीजें आप देख लें, IMF के साथ कुछ मुआहदा करते थे, पाकिस्तान में आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे कर देनी, प्रेशर में आकर इन्होंने फैसले किए और मुल्क जो था बिल्कुल तबाही के दहाने पर था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमारे सियासी कल्चर को इतना तबाह कर दिया, गालम गलोच की सियासत। जिस तरह अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कोई देना चाहे तो इन्होंने चढ़ाई कर दिया इलेक्शन कमीशन पर। अगर अदालतें रात को आइन टूटता है और रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, अदालतें लगती है तो कहना जी अदालतें रात 12 बजे क्यों लगी। और अगर ये सारी चीजें जो थी, और फिर जब इलेक्शन आते थे उससे पहले धांधली का ये रोला डाल, हुकूमत में रहकर धांधली का इल्जाम लगाते थे। हुकूमत में इन्होंने जितने बार इलेक्शन लड़े हैं सारे इन्होंने हारे हैं। फिर इन्होंने एक इतना बड़ा हमें पाकिस्तान को जी होगी भाई, पाकिस्तान के खिलाफ तो साजिश आपने की, पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ साजिश आपने की, पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ साजिश आपने की, पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार के खिलाफ साजिश आप लोगों ने की। इन्होंने हमें हर उस जगह पर इस तरह आइसोलेट करके रख दिया कि ना हमारी कोई खारजा पॉलिसी थी, ना हमारी कोई दाखिला पॉलिसी थी, कोई चीज नहीं थी। और यहाँ तक कि टीवी कैमरा के सामने बैठ के खान साहब कह रहे हैं ये प्रोग्राम अमेरिका में तो नहीं देखा जाएगा, ये कौन कौन से मुल्क में देखा जाएगा ये प्रोग्राम भी जो थे, जो टॉक थी, वो भी इस तरह करते थे कि किस किस मुल्क में देखा जाएगा, मैं उसके मुताबिक टॉक करूं। तो इसलिए हमें मजबूरन इकट्ठा होना पड़ा। जी यावर साहब आ रही हूं आपके हम पास, अपना मुल्क बचाए, सियासत तो फिर होती रहेगी। अच्छा हसन मुर्तजा साहब एक जल्दी से छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा ताकि मैंने आगे यावर साहब का जाने। छोटा सा सवाल मैं कह रही हूँ कि चले ये सारी चीजें आपने गिनवा दी, इनकी तमाम बुराई गिनवा दी, ये बता दीजिएगा कि अभी आप अगर जाते हैं वोट देने तो वो तो आपको भी कहेंगे कि आप तो अभी रिलीफ देने आए थे, आपने क्या ये पेट्रोल बढ़ा दी है। वो तो बेचारे अब IMF की मुआहिदों को नहीं समझेंगे ना। अब आपको जहां से वोट पड़ना है वहां से आपको भी तो आपको बैकलैश मिलेगा। सिर्फ वो 1 करोड़ नौकरियों का सवाल तो नहीं होगा, आपसे भी सवाल होगा। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि हमने इलेक्शन में जाना है, क्या हम अपना आप बचाने के लिए मुल्क तबाह कर देते? हम ये सोचते रहते कि हमारा वोट बैंक खराब होगा, कल को हमारा इलेक्शन आ रहा है, हम सीटें कैसे निकालेंगे, हम हुकूमत कैसे बनाएंगे। तो ना अगर ये मुल्क है तो हमारी हुकूमतें हैं ना, अगर ये है तो हम वजीर है ना। अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता कोई अलमिया हो जाए तो हम सियासत कहाँ करेंगे। आज पहले मुल्क है, उसके बाद हमारी सियासत है। और जहां तक ताल्लुक हमारे हल्कों में जाने का है तो हम हल्कों में जाके ये बात बताएंगे कि इन्होंने IMF से मुआहदा किया और वो मुआहदा कौम के सामने है। वज़ीर आज़म ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारों को मुआहदा दिखाया कि ये मुआहदा इन्होंने किया था। बल्कि मैंने 5 महीने पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इनका वज़ीर खजाना कह रहा है कि हम 4 महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 रुपए पर लीटर तक लेके जाएंगे। और क्यों इन्होंने 10 रुपए कम किए? जब एक अवामी दबाव आया, एक लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो इन्होंने 10 रुपए रेट कम कर दिया। अब किस तरीके से अरबों मैंने तो नहीं वोट डालना, जिन्होंने डालने, अगर आप उनको समझा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है यावर बुखारी साहब, एक था कायद का पाकिस्तान और अब एक है खान का पंजाब। अब ये जो आप लोगों ने धावा बोला हुआ है, ना आप इजलास चलने देते हैं, ना आप मुल्क चलने देते हैं, आपने हर जगह से क्वॉश कर दिए मामलात। अगर ये इलीगैलिटीज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, गैर आईनी इक़दाम है, तो इस पर अब आपने इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। अब ये मामला खत्म नहीं हो जाना चाहिए, इसको हमने कब तक तूल देनी है? क्योंकि अब तो ये पता चल गया कि डेट तो आपको नहीं मिल रही इलेक्शन की। अब आपने अगले साल तक आपने इंतजार करना है, 14 महीने ये मुद्दत हुकूमत खत्म करेगी। तो अब पंजाब 14 महीने के लिए मतलब फारिग है, आपने कोई काम नहीं होने देना या क्या करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजो। सुना भी इन दोनों को जितना टाइम दिया था उतना खुल के मुझे भी बोलने देना, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं और मैं अकेला हूँ। पहले मैं शोएब सिद्दीकी भाई की मैं बात करूंगा कि जो बात उन्होंने की कि 4 हलकों की हमने बात उठाई थी, वो हमने प्रूफ किया कि हम सही थे। शोएब सिद्दीकी साहब उस टीम में मौजूद थे। जो 1 करोड़ नौकरियों के बारे में बात की, 55 लाख नौकरियों के मौके पैदा किए गए, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया, हम नहीं बता रहे। ये गवर्नमेंट का इदारा है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है। और मैंने कल एक्सपर्ट से, कल हमारा एक सेमिनार था लाहौर में, मैंने पूछा कि इनकी फिगर्स की रिलायबिलिटी क्या है। तो वहाँ पे एक मौसूफ बैठे थे जो मौजूदा पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं और गवर्नमेंट के भी हैं, उनकी इंक्लिनेशन नून की तरफ है। उन्होंने कहा 90%। मैंने कहा चले, उन्होंने कहा कि 90%। मैंने कहा फाइन। अच्छा, फिर बात हुई 50 लाख घरों की। कोरोना नहीं आया था नवाज शरीफ के ज़माने में, ना जरदारी के ज़माने में। कोरोना आया था हमारे ज़माने में, जब पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया था। हमारी मईशत आधा % श्रिंक कर गई थी, नेगेटिव में गई थी। दुनिया की 30% गई थी। हमने मईशत को कोरोना के एक नेगेटिव असर से बचाया उन 2 सालों में। और हम लोगों ने फिर मईशत को 5.5% पे पिछले साल, और पिछले साल 5.97% पे ग्रो किया। कहाँ पे तबाही थी? हसन मुर्तजा ने पूछे मईशत की तबाही का मुझे हाल बता दे। फिर उसके अलावा आपका जीडीपी $300 से ग्रो किया। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.4% से ग्रो करी थी, 27% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। आपके जो इंपोर्ट्स हो रही थी, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैपेसिटी ट्रिपल हो रही थी। आपकी एग्रीकल्चर 5% पे ग्रो करी थी, आपकी सर्विसेज 5.5% पे ग्रो करी थी। मतलब कौन सी मईशत को तबाही थी? आपकी इन्फ्लेशन 11.5% से 8.7% पे आ गई थी। मुझे पता कहाँ पे तबाही थी। इन लोगों को दरअसल में खुर्रम दस्तगीर ने बड़ा खूबसूरत किया कि ये लोग जो चोरी करते रहे पूरी जिंदगी, और इनको नजर आ रहा था कि ये भी रुक नहीं सकते, ये फंसेंगे, सारे अंदर जाएंगे। इन आते साथ कौन जी नैब के कानून को तब्दील कर रहा है? जो चोर खुद है, जिनके ऊपर इल्जाम है, वो नैब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा कि 15 साल तक इमरान खान रहेगा और हम सब अंदर हो जाएंगे। वो चीजें इनको भूल गई हैं। हसन मुर्तजा साहब कहते हैं कि हम लोगों ने कौम के मफीदर वसीतर मफाद में, आई श्योर अपॉन गॉड, ये लोग सिर्फ हुकूमत के भूखे हैं। ये लोग वो हैं कि जो हुकूमत के बगैर चल नहीं सकते। इन लोगों ने कभी को, इन लोगों की जब ये हुआ था, अर्ली इलेक्शन नून का इरादा था नून कॉल करने का, जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, सिंध में हम नहीं रिजाइन करेंगे, तो हम टर्म पूरी करेंगे, जितना लूट सकते हैं। वहां पर गरीबों का और अमीरों का जाकर डिस्पैरिटी देखे। एक बंदा जो रिक्शा जो वेस्पा चलाता था, आज वो अरबपति है, दुबई में भी उसके मकान है, शर्जील मेमन साहब के। मतलब यू गो एंड हैव अ लुक योरसेल्फ और फिर इंसाफ करें। ये इनकी बातों पे मत जाए कि पीपल्स पार्टी ये, और हम लोगों ने रवायात तबाह की। बेनजीर के बेहुदा फोटो हमने नहीं फेंके थे, ना हमें से किसी ने जरूरत की है। वो इनके जो आज के साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बेनजीर के बेहुदा फोटो फेंके थे और जलसों में बेहुदा मजाक करते थे बेनजीर की जात के बारे में। नहीं, मैं ये हसन मुर्तजा को मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे वोट को खरीदा, छांगा मांगा बनाया। बेनजीर साहब रोती रही। नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, बेनजीर को क्या बोला था कि अगर यूएस प्राइम मिनिस्टर यू कम टू पंजाब, लैंड इन पंजाब, आई विल हैव यू अरेस्टेड। गई नहीं। ये सियासत है, ये हसन मुर्तजा में सियासत। हसन मुर्तजा तो अपनी आज सीनियर वजारत के लिए वो जो कोई नून की तारीफ करना चाहे कर देगा, जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेगा। और यावर बुखारी भी कल ऐसे करेगा। हम लोगों ने कभी भी हक की बात नहीं की है, हम सीधी बात नहीं करते हैं, हम अपने मफाद की सियासत करते हैं। हमारी पार्टी इक्तदार में आ जाए, हमें वजारत मिल जाए। मुझे दुख है कि हसन मुर्तजा को स्पीकरशिप नहीं मिली है। देखें, बात सीधी है, हम सियासतदान खुद गंदे हैं, हम एक दूसरे को गंदा करते हैं, हम फिर चोरों को पकड़ते नहीं है, अपने सफों के अंदर चोरों को लीडर बनाते हैं, उन लीडर के खिलाफ बूट पॉलिश करते हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ है।
हमारी पार्टी के अंदर भी अगर कोई है तो वो भी ऐसा ही है। मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूं, अगर हम लोग सीधे ना हुए तो सियासतदानों को ये लोग जूतियां नहीं मारेंगे, इनका खून नोचेंगे, इनका खून निकालेंगे, इनकी बोटियां नोचेंगे। ये बात नहीं समझे। अगर हम मिलिट्री को कल गंदा कहते हैं, हम मिलिट्री को खुद स्पेस देते हैं ना, हम आर्मी को खुद स्पेस देते हैं, फिर हम आर्मी को गंदा कहते हैं। हम लोगों के अक्ल तो हम लोगों में है नहीं, हमारे अंदर इक्तदार की हवस है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे हम चाहते हैं हम जितना इसको लूट के, चाहे एवन फील्ड बना लें, चाहे हम सरे पैलेस बना लें, चाहे वहां पे स्विट्जरलैंड में वाजिद साहब जो एम्बेसडर थे वो सर, अब अगर आप सर आपने भी टाइम ले, बस वक्त है नहीं। अब यावर साहब है या नहीं है, इन्हें किया या नहीं किया? हम तो कहते हैं तुम लोगों ने जो चोरी किया वो वापस कर दो। अगर हमारा तोशा खाना, चाहे फरा गोगी, चाहे जिसका नाम लेते मेरी बात के दौरान बात ना करें। मेरे टाइम होगा तो मैं दूंगी 1 मिनट। अगर यावर साहब हो गया आपका, मेरा नाम लेने के वो बात कर रहे हैं, मुझे टाइम तो देना। वो अच्छा असद साहब जल्दी, असद भाई ओके ओके, यावर साहब प्लीज मुझे लेने दीजिए रिस्पांस, मैं मजीद किसी को नाराज नहीं कर सकती। जी मुर्तजा साहब जी बोलें बोलें, बट टाइम कम है सर। यावर भाई है, इसका बड़ा एहतराम। जी जी मैं आती हूँ, 1 मिनट मुझे 1 मिनट इनको देना है, 1 मिनट आपके पास है जी। इनका उनकी जो इस वक्त ज़हनी कैफियत है वो उसको आप समझे। ये जब हमारे साथ थे ना पीपल्स पार्टी में, कि उस वक्त इसी जज्बे से बात करते थे और इसी लगन के साथ हमारे साथ भी थे, और जब ये उधर गए उधर भी इनका यही लगन और जज्बा है। जिनको इक्तदार की हवस कह रहे हैं ना, उन्होंने तो इक्तदार से हमेशा लानत की है। मैं तो आज तीसरी दफा असेंबली का मेंबर हूँ और 3 दफा ही ऑपोजिशन में रहा हूँ। ये 10 दिन हुए हैं वजीर बने। मैं 3 दफा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। सर प्लीज मुझे सिद्दीकी साहब को ले लेने दीजिए, टाइम नहीं है। ये इक़्तिदार की बात नहीं है, हुकूमत की बात है। जो लोग यहाँ वफादारियां बदलते हैं उनको तो ये इज्जत की निगाह से देखते हैं, जो लोग अपने असूलों के साथ खड़े हैं वो इन्हें बुरे लगते हैं। इस मुल्क के अंदर ठीक है, ओके असद साहब आई रियली डोंट हैव टाइम। माजरत सर 1 मिनट, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। शोएब साहब असद साहब बस, हाँ शोएब साहब जल्दी 30 सेकंड्स। मैं सिर्फ इनकी ये बात का जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि लोग गंदे हैं। लोग गंदे नहीं, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जो इक़्तिदार की हविस इन्होंने कही, हमने तो इक़्तिदार छोड़ा, हमने सीनियर वजारत छोड़ी, मैंने जनरल सेक्रेटरीशिप पंजाब छोड़ी। ये तो दुआ करे कि कोरोना आ गया। इमरान खान कोरोना ना आता तो 3.5 साल भी नहीं चलने थे। बाहर से फंड आते रहे हैं, अपनी नाअहलियां। इनका वजीर खजाना डिलीवर नहीं कर सका, इनका वजीर हेल्थ डिलीवर नहीं कर सका, इनके मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर सके, इन्हें काबिल लोग अपनी कैबिनेट के अंदर नहीं मिले। तो ये तो ठीक है, चले सर ये फैसला अब आवाम ने करना है पंजाब की। दूसरी शोएब साहब थैंक यू सो मच, यावर साहब थैंक यू सो मच। आज टेक अ ब्रेक, हसन मुर्तजा साहब सॉरी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी टाइम कम है, आई होप कि ज्यादा होता तो हम आपकी ज्यादा बात कर सकते, लेकिन जाते जाते बस यही कहेंगे कि देखिए इस मुल्क में अगर तसलसल आना है और तसलसल से इस मुल्क ने चलना है, और इस मुल्क में अगर जिसने फैसले करने हैं वो फैसले करें, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करें। जो इलेक्शंस हैं अवाम का मैंडेट है तो लें, और अगर अवाम के मैंडेट को इज्जत नहीं देनी तो फिर अब ये ड्रामा भी बंद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।